Hello everyone, how are you all? Welcome to ID Infusion by Triumph Academy। आज हम देख रहे हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपकी वन शॉट वीडियो रहने वाली है जो कि आपकी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की ये अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी हम किसे कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का सेकंड नाम क्या है आपका? इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक टेरिटरी की डोमेस्टिक टेरिटरी को और किस नाम से जाना जाता है? इकोनॉमिक टेरिटरी रिफर्स टू द जियोग्राफिकल एरिया अंडर द इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, यानी कि जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है जो हमारी कंट्री के कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है ना, जहाँ हमारी कंट्री का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं देश के अंदर, वो क्या कहलाई जाएगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि हमारा जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं हम देख लेंगे। सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, यानी कि जितना भी हमारा ज़मीन है, जितना भी हमारा टेरिटोरियल वाटर है, एयर स्पेस है हमारी कंट्री का, ये जितने भी हमारे पॉलिटिकल फ्रंटायर चीज़ें हैं ना, ये हमारे किसका पार्ट होंगी? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। दूसरा आती है जितने भी एम्बेसीज़ है, हमारी कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब इंडिया की वो है, मान लीजिए एम्बेसी, क्या नाम है, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, तो वो जो एरिया होगा ना इंडिया की एम्बेसी का, वो भी इंडिया की क्या माना जाएगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दिस बॉक्स इज इंडिया, ठीक है, एंड दिस बॉक्स इज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह ये है जो कि इंडिया की टेरिटरी, और इंडिया के अंदर एक जगह ये है जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है। ठीक है ना। तो ये इंडिया का डोमेस्टिक वो माना जाएगा टेरिटरी, और ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। आई होप आपको एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समझ में आ गई होंगी। अब तीसरा देखते हैं, शिप, एयरक्राफ्ट एंड ऑयल्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय इंडियन कंपनीज इवन इन फॉरेन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। देखिए, जितने भी शिप और एयरक्राफ्ट इंडियन कंपनीज जो चला रही हैं, वो भी फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वो सारा पार्ट भी किसका माना जाएगा? हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा उसको। ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें तो आ गई जो इंक्लूड थी। अब एक्सक्लूड क्या क्या चीज़ें होंगी जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है? सबसे पहला आता है फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया के अंदर हैं, कॉन्सुलेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी वही, जैसे मैंने बताया था नहीं, इंडिया की अंदर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सुलेट्स है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा देखते हैं हम कि नॉर्मल रेजिडेंट हम बोलते किसे हैं? अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी या फिर एक इंस्टीट्यूशन भी। दैट हैज़ अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री, यानी कि जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ हो? हमारी कंट्री के अंदर ही हो। ठीक है ना। और जो हमारी कंट्री के अंदर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो इंसान क्या कहलाया जाएगा? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है। कोई भी इंसान, चाहे भले से इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन हो पूरा, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के अंदर हो, ठीक है ना, और वो 1 साल से ज़्यादा तक के लिए हो, तो वो इंसान क्या कहलाया जाएगा? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। अब इसके अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं? इंडियन सिटीजन वर्किंग विद इन अ कंट्री, जो भी इंडियन आदमी है इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है, तो वो इंडिया का कौन हो गया? नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड फॉर लेस देन अ ईयर, यानी एक इंसान है इंडिया से बाहर तो काम करा, मगर कितने टाइम के लिए करा? 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 11 महीने, 1 साल से कम के लिए करा, ठीक है ना, तो वो तब भी इंडियन सिटीज़न ही रहेगा, उसको हम फॉरेन सिटीज़न नहीं बनाएंगे। फॉरेन नेशनल रिसाइडिंग इन इंडिया मोर देन, हाँ, और जो जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बाहर से आया हुआ है और इंडिया के अंदर काम कर रहा है, और उससे काम करते करते 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो हम उसे भी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब एक्सक्लूजन क्या है कि किसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर? फॉरेन डिप्लोमेट, एम्बेसीज एंड मिलिट्री पर्सनल इन इंडिया, जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं फॉरेन के, एम्बेसीज के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो हमारी
उनका पार्ट नहीं माने जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट का। इंडियन सिटीजन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, और जिस तरह वो हमारी उसका पार्ट नहीं माने जाते, इसी तरीके से जो हमारे इंडियन सिटीजन फॉरेन एम्बेसीज के अंदर हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब्रॉड के अंदर वहाँ पर हैं, वो भी इंडिया का पार्ट नहीं माने जाएंगे। टूरिस्ट जो थोड़े टाइम के लिए घूमने आए हुए हैं, जो बॉर्डर पर काम करते हैं थोड़े टाइम के लिए, सीजनल वर्कर जो हैं जो इंडिया के अंदर आते हैं मगर 1 साल से कम के अंदर रहकर चले जाते हैं, तो ऐसे लोग हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाए जाएंगे। अब उसके बाद आता है आपका थर्ड टॉपिक, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम रिफर टू द इनकम अर्न फ्रॉम अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इन 4 चीज़ें, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या चीज़ आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों चीज़ों का यूज़ करके या फिर इन चारों में से किसी भी एक चीज़ का यूज़ करके पैसा कमाया जाए, ठीक है ना, तो वो इनकम हमारी क्या कहलाई जाती है, फैक्टर इनकम कहलाई जाती है। इन फैक्टर इनकम कौन सी इनकम हो गई, जो हमें लैंड, लेबर या फिर कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप से कमाई जाए, ऐसी हमारी इनकम क्या कहलाई जाती है, फैक्टर इनकम। तो देखिए सबसे पहले हम लैंड से क्या कमा सकते हैं, हमने ज़मीन किसी को क्या पर किस पर देंगे, जाहिर सी बात है किराए पर, तो लैंड से हम क्या कमाएंगे, रेंट कमाएंगे। और लेबर को हम क्या पे करेंगे, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, तो वो भी उनके लिए फैक्टर इनकम है। और कैपिटल हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखी है, उसके बदले हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी फैक्टर इनकम है। और अगर हमने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करा, तो उससे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये चारों चीज़ें, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से हमें मिल रही है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जिसे कहते हैं, इससे हमें मिल रही है, तो ये क्या कहलाई जाएगी, हमारी फैक्टर इनकम कहलाई जाएगी। अब आगे चलते हैं। ट्रांसफ़र इनकम इसका उल्टा है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र इनकम ऑन द अदर हैंड इज इनकम रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग अ गुड और सर्विसेज इन रिटर्न, यानी कि हमने इसके बदले कुछ दिया नहीं, ना कुछ गुड दिए ना सर्विसेज दिए। अब ऐसी चीज़ें क्या हो गई, सबसे पहले आ गई यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को गिफ्ट दिया, कहीं पर डोनेशन करी, तो आप वन साइडेड तो कर रहे हो, नहीं है, सेकंड साइड से आपको कुछ मिल थोड़ी रहा है। अगर आप कोई डोनेशन करोगे तो उसके बदले में कोई आपको डोनेशन थोड़ी देगा, या फिर आप किसी को गिफ्ट दोगे तो वो उसके बदले में आपको उस चीज़ का पैसा थोड़ी देगा। तो जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होते हैं जो वन साइडेड हों, वो सारे हमारे ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट होंगे, ठीक है ना। और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, जैसे कि पेंशन का पैसा आपने दिया, स्कॉलरशिप का पैसा आपको मिला, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको कहीं से मिलना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी ट्रांसफ़र इनकम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ट्रांसफ़र इनकम और क्या था, फैक्टर इनकम। जी हाँ। अब आगे देखते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर रेडी फॉर कंजम्पशन, वो गुड्स जो कंज्यूम होने के लिए पूरे रेडी हों, या फिर इन्वेस्टमेंट उनके अंदर और ज़्यादा ना होनी हो और उनका प्रोडक्शन ना होना हो, जो कंप्लीट रेडी हों, ऐसे गुड्स क्या कहलाए जाते हैं, फाइनल गुड। ये फाइनल गुड्स के अंदर 2 टाइप के गुड्स होते हैं हमारे, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स, दूसरा हो गया आपका कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कपड़े हो गए, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये लास्ट यूज़ के तो होते हैं, आप इनको आगे बेचते थोड़ी हो। आपने खाना खा लिया, अब आप उसको आगे कैसे बेचोगे, नहीं ना। तो ये हो गया हमारे फाइनल गुड्स। क्लोथिंग, आपने कपड़े पहन लिए तो बस उसका यूज़ हो गया, अब आप उसे आगे जाके किसी शॉप पर नहीं बेचोगे, ठीक है ना। और कैपिटल गुड्स जाने के, आपने एक मशीन खरीद ली, इक्विपमेंट खरीद ली, अब आप उसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, सालों साल आप उसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी मशीनरी या फिर ऐसी चीज़ें हमारी किसका पार्ट होंगी, फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं, जैसे ये फाइनल है तो ये इंटरमीडिएट यानी बीच के, यानी इनके अंदर अभी और प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, यानी अभी इनके अंदर और प्रोडक्शन करके हमें फाइनल गुड्स बनाने हैं, यानी इंटरमीडिएट के बाद ये फाइनल गुड बनेंगे और हम इनको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कि कॉटन होगा आपका, कॉटन आप पहन थोड़ी लोगे, कॉटन आप पहले आगे बेचोगे, फिर वो फाइनल गुड्स में कपड़े बनकर तैयार होंगे, फिर आप वो कपड़े पहनोगे, ठीक है ना। जैसे स्टील है, स्टील पे बैठ के आप कहीं पहुंच थोड़ी सकते हो, स्टील पहले कंपनी में जाएगी, वहाँ पर कार बनेगी, फिर आप उस कार को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोनों के अंदर की डिस्टिंक्शन क्या है, फाइनल गुड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी कैलकुलेशन। फाइनल गुड्स को हम जब भी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या इंक्लूड करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स, उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से। ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होगी, ये मैं आपको जब आपका जीडीपी वाला क्वेश्चन अगला चैप्टर आएगा उसके अंदर बताऊंगा कि डबल काउंटिंग होती क्या है, ठीक है।
अब कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स आर यूज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। कंजम्पशन गुड वो होते हैं जो हमारे हाउस होल्ड यानी हम नॉर्मली लोग अपने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, हमारी जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से हो गए? जैसे हमने कार यूज़ करी, फर्नीचर यूज़ करी, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करी, हम कंज्यूम तो कर रहे हैं। और नॉन ड्यूरेबल जैसे खाना हो गया, फूड बेवरेज, क्लोथिंग, ये सब चीज़ें भी। और सर्विसेज जैसे कि हम एजुकेशन ले रहे हैं कहीं से, आप मुझसे एजुकेशन ले रहे हो तो ये आपके लिए क्या है? कंजम्पशन गुड है, ठीक है ना। हेल्थ केयर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। बट ये क्या होगा? ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि आपको इसके बदले में मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना। कैपिटल गुड आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आगे और गुड्स बनाने में हमारी मदद करेंगे, इनको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। अब ऐसी चीज़ें क्या क्या होती हैं जो हमारे आगे गुड्स बनाने के अंदर मदद करेंगी? पहला हो गया मशीनरी, दूसरा होगा टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है कंजम्पशन गुड्स और क्या नाम है कैपिटल गुड्स के अंदर? देखिए, कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं जो हमारी फ़िलहाल की ज़रूरत है ना वो पूरा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमें भूख लग रही है तो हम खाना खा लेंगे, हमें कपड़े पहनने हैं तो हम कपड़े पहन लेंगे, ठीक है ना। तो ये इमीडिएट नीड्स पूरा करने के लिए होता है। और कैपिटल गुड का काम क्या होता है? जो आगे और चीज़ें बनाने के अंदर काम आए। जैसे मशीनरी है, मशीनरी क्या होगी? आगे और चीज़ें बनाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल एसेट। कि आपने कोई भी नया एसेट खरीदा, मशीनरी खरीदी हो, ज़मीन खरीदी हो, कुछ भी चीज़ खरीदी हो, तो आपने उस पर टोटल कितना खर्चा करा, वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे हम? जितनी भी हम नेट इन्वेस्टमेंट होगी उसके अंदर डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। यही इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है निकालने का। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल आफ्टर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़र्क ये होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती, ठीक है ना। और अब ये डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है, आप ज़रूर याद रखिएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओवर अ टाइम। अब देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसकी टाइम टू टाइम वैल्यू कम होती जाती है। आपने मान लीजिए पिछले साल कोई फ़ोन खरीदा 50,000 रुपये का, तो आप आज के डेट पर सेम उसको 50,000 रुपये का बेचने जाएंगे, क्या वो बिक जाएगा? नहीं ना। उसकी वैल्यू कम हुई भी होगी, 40,000 हुई भी होगी, 45,000 हुई भी होगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी ये इसके अंदर देख लीजिए, आपने एक 10 लाख की मशीनरी खरीदी, वो हर साल 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट कर रही है, तो आपका 1 साल बाद क्या माइंड हुआ कि मैं इसे बेच देता हूँ, तो आपने उसको 9 लाख रुपए की बेच दी, ठीक है ना। तो 10 से 9 उसकी वैल्यू कम हो गई ना, कितनी कम हुई? 1 लाख, और 1 साल के अंदर हुई, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई उस टाइम की? 1 लाख रुपए। आई होप आपको ये चीज़ें तीनों समझ में आ गई होंगी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर दैन डायरेक्टली ऑन इनकम। देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो हमारे इनकम टैक्स नहीं होता, ये हमारा किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं, ठीक है ना। इसको हम कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनमें से अगर हम सब्सिडीज़ हटा दें तो जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो हमारे क्या होंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। टैक्सेस इम्पोज ऑन गुड एंड सर्विसेज सच एज जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। यानी कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो कुछ भी हो सकता है, जीएसटी भी हो सकता है आपका, एक्साइज ड्यूटी भी हो सकता है, कस्टम ड्यूटी भी हो सकता है। इस टाइप के टैक्सेस आपके क्या कहलाए जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाए जाते हैं। अब सब्सिडीज़ क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गवर्नमेंट आपको कुछ छूट देती है पैसों के मामले के अंदर, जिसके अंदर जो आपके एक्चुअल प्राइस होते हैं चीज़ के, आपको उससे कम मिलता है। जैसे एलपीजी की सब्सिडी मिलती है, जो आपका सिलेंडर होता है, मान लीजिए वो 1,000 रुपये का है, वो आपको 900 रुपये का मिल रहा है, तो 100 रुपये सरकार ने क्या दे दी? उसके ऊपर सब्सिडी दे दी, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र खरीदते हैं जो किसान होते हैं, वो मान लीजिए उसके अंदर 500 रुपये का एक पैकेट है, वो आपको 400 का मिल रहा है, तो 100 रुपये की उसके अंदर भी आपको क्या मिल गई? सब्सिडी मिल गई। तो हम
अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हो तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर से सब्सिडीज़ को हटा देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़, आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इतने हम बढ़ते हैं आगे। अब कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? इट हेल्प डिटरमाइन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं हमें क्या निकालने में मदद करते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC। ठीक है ना। अगर हमें NDP एट MP दे रखा हो और हमें NDP एट FC कैलकुलेट करना हो तो उसके अंदर ये चीज़ निकालने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब ये NDP एट FC और NDP एट MP क्या है, आप कंफ्यूज मत होइए। अगला चैप्टर आपका आने वाला है, उसके अंदर आपको ये भी समझ आ ही जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या चीज़ होती है? NFIA, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? NFIA। NFIA रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द फैक्टर इनकम पेड टू द फॉरेन रेजिडेंट विद इन द कंट्री। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कोई दुबई, कोई अमेरिका, कोई कहीं, और बाहर गए हुए और वो वहाँ से लाकर हमें बेच रहे हैं इंडिया के अंदर 5 करोड़ रुपए। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। इंडिया के अंदर से बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे लोग हैं, ये इंडिया से बाहर गए हुए हैं कहीं। ठीक है ना। ये इंडिया है और ये इंडिया में कितने भेजना है? हमारे 5 करोड़ रुपए भेजना है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से आए हुए हैं और वो यहाँ से कमा के इंडिया से कितना भेज रहे हैं वहाँ? मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 करोड़। ठीक है ना। तो ये जो 5 करोड़ है इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारी वो फैक्टर इनकम है जो हमने बाहर दूसरे देशों से कमाई। और ये जो 2 करोड़ बेच रहा है वो क्या है? हमारा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड की, यानी कि जो इंडिया से अंदर कमाया गया वो बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बेचा गया। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, 5 - 2 कर दें, तो कितना आ गया डिफरेंस? ₹3 CR का, यानी कि 3 करोड़ का। तो ये जो 3 करोड़ रुपए हैं यही होता है आपका NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब NFIA के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अब उसके बाद देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ NFIA की, इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड होता है। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी अर्न्ड बाय इंडियन वर्किंग अब्रॉड माइनस सैलरीज पेड टू द फॉरेन इन इंडिया। ये तो हमने नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देख लिया। दूसरा होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे अब इंडियंस बाहर गए हुए हैं और वो पैसा कमा कमा के भेज रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन भी बाहर, उनका बिजनेस होता है वो इंडिया के अंदर प्रॉफिट बेचते हैं। बहुत सारे लोगों की बाहर कैपिटल लगी हुई होती है, वो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट बेचते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने बाहर शेयर खरीद रखे होते हैं, उनका डिविडेंड इंडियंस को मिलता है और इसी तरह इंडियन से बाहर भी जाता है। तो ये नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहलाया जाएगा। नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ फॉरेन फर्म्स इन इंडिया वर्सेस इंडियन फर्म ऑपरेटिंग अब्रॉड। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाई जाएगी? आपकी नेट रिटेन्ड अर्निंग। देखिए अगर आपका NFIA पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि हमारी कंट्रीज बाहर से ज़्यादा कमा रही है और इंडिया से कम जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और नेगेटिव NFIA क्या आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री कम भेज रही है और बाहर से ज़्यादा आ रहा है। तो वो सॉरी उल्टा हो गया है। ठीक है ना। कंट्री पेज मोर टू अ फॉरनर, कि हम फॉरनर्स को ज़्यादा पे कर रहे हैं और वहाँ से हमें कम मिल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।